हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। जेल प्रहरी का 30 सितंबर 2018 का जर्नल साइंस के पेपर करेंगे। तो जर्नल साइंस के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? उन चारों स्थिति में बताना है कि बीमार पड़ने की संभावना अधिक किस में आती है। जब वह मलेरिया से ठीक हो गई हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो, या फिर जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो, या फिर जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती हो, या फिर जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। इसका सही आंसर यही होगा, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन तक उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। इसमें बीमार होने की अधिक संभावना है। इसीलिए बोला जाता है जबकि कोई मलेरिया से तुरंत ठीक होता है उससे डॉक्टर उपवास न रहने की राय देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ पर लागू होती हैं? ये 3 विशेषताएं हैं। इन तीनों विशेषताओं को बताना है किस संघ पर लागू होंगी। जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो ये तीनों कथन किन में लागू होता है? एनिलिडा में, प्लेटी हेल्मिन्थीज में, नेमाटोड में, या फिर आर्थ्रोपोडा में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर 2, प्लेटी हेल्मिन्थीज में। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? केवल पूरी ऊष्मा परिवर्तित होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है, या फिर ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग होने की अधिक संभावना हो जाती है? कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार, या फिर मधुमेह। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है? अति तनाव, हाइपरटेंशन होता है ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में उत्पाद हैं अम्ल, अम्ल एवं लवण, लवण एवं जल, क्षार एवं जल। तो एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा लवण एवं जल, साल्ट एंड वाटर। अगला प्रश्न है, पालिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। पालिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, या फिर समतल लेंस की तरह। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। पालिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह अवतल दर्पण की तरह काम करती है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं। तो इसका सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? Ca2NO3 का होल ट्वाइज और KCr2O7 का होल ट्वाइज, या फिर Ca2NO3 और K2Cr2O7 का होल ट्वाइज। अगला CaNO3 का होल ट्वाइज या फिर K2Cr2O7। अगला CaNO3 और K2Cr2O7। तो कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइमोक्रेट के सही रासायनिक सूत्र क्या है? CaNO3 का होल ट्वाइज और K2Cr2O7। अगला प्रश्न है, 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके अंतर के आधार पर किया जाता है। 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण किसके अंतर के आधार पर किया जाता है? इनके ऑप्शंस हैं घनत्वों के अंतर के आधार पर, आयतनों के, अपवर्तक सूचकांकों के, या फिर द्रव्यमानों के। तो 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण किनके अंतर के
आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर होगा घनत्वों के अंतर के आधार पर। अगला प्रश्न है, वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है, क्यों? इनके ऑप्शंस हैं, स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं, पोषक के शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह हैं, केवल पोषक के शरीर के अंदर ही रहते हैं, आदिम जीव होते हैं। तो वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है, क्यों? क्योंकि केवल पोषक के शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए। अगला प्रश्न है, सायं 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ओडोमीटर रात 9 बजे 5890 रीड करता है तो वाहन की चाल क्या होगी? 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर प्रति मिनट, सभी में प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, कॉपर में 2 समस्थानिक ए और बी निहित हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 AMU और 64.53 AMU है। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.55 है। तो समस्थानिकों ए और बी का प्रतिशत परिकलन करना है। इनके ऑप्शंस हैं, ए में 51%, बी 49%, अगला ए 60% और बी 40%, अगला ए 69%, बी 31% या फिर ए 1%, बी 99%। तो इसका सही आंसर होगा आंसर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों के उनके पुनर्जनन की हासमान क्षमता में व्यवस्थित करना है। इसके ऑप्शंस हैं, छिपकली, प्लैनेरिया, पुरुष, केचुआ, गरुड़। तो इसका सही पुनर्जनन की हासमान क्षमता में व्यवस्थित करने का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले प्लैनेरिया आएगा, उसके बाद केचुआ आएगा, उसके बाद छिपकली, फिर उसके बाद गरुड़, फिर पुरुष। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2 4 5 1 नहीं, 2 4 1 किसमें है? 2 4 1 इसमें, ऑप्शन 1 सही। अगला प्रश्न है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। केवल विलयन का रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाते हैं, या फिर केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। इसका सही आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? पंखों के नीचे और ऊपर दाब समान रहता है, पंख के ऊपर का दाब पंख के नीचे के दाब से अधिक होता है, या फिर पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है, या फिर पंखों के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पंखे के नीचे का दाब और पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिकल कूलर चालू किया जाता है? संयोजी तार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं, संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है, या फिर धारा वाहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रिक कूलर को चालू किया जाता है तो धारा वाहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं? इनमें से 2 मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं, उन नस्लों को बताना है। ऑप्शंस हैं इसके, जर्सी, ब्राउन स्विस, बांस इंडिकस, रेड सिंधी। तो इनमें से कौन कौन सी मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं? बांस इंडिकस और रेड सिंधी, ये दोनों भारतीय मूल की हैं और ये दोनों विदेशी मूल की नस्लें हैं।
अगला प्रश्न है, पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो क्या कहलाने वाले स्त्राव के अंग के पास स्थित होता है? प्लीहा, अग्नाशय, अमाशय या फिर यकृत। तो इसका सही आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न है, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजारों में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? इसके ऑप्शंस हैं विलायक निष्कर्षण, अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण या फिर प्रभाजी आसवन। इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीकरण। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजारों में उपलब्ध हैं। तो मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल या फिर चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक बल होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।